हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं दोस्तों। कक्षा 12 की हिस्ट्री का चौथा लेसन चल रहा था, जिसके 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज तीसरा पार्ट है मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य एवं प्रभाव। पहले 2 पार्टों में हमने मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान और आपका हमीद देव चौहान और आपका अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सेन, इन सभी शासकों के बारे में हमने जाना पढ़ा। और आज जो तीसरा पार्ट है, इसमें हम हल्दी घाटी के शेर और आपका दुर्गादास राठौड़, शिवाजी और पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला हम देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में कि मुस्लिम आक्रमण उद्देश्य में प्रभाव पड़ रहे थे। तो उसमें हमने अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण, इनके बारे में पढ़ा और इनसे संबंधित जो भारत और राजस्थान में इनके समकक्ष जो राजा थे उनके बारे में पढ़ा। और हमने दूसरे पार्ट में मुगल शासक बाबर और बाबर से जो भी राणा सांगा, महाराणा कुंभा और इनके बारे में हमने पढ़ा था कि मतलब कि अब मुगल साम्राज्य को भी अटैच किया है इसमें। और इसमें हमने अकबर के समकालीन वाले जो महाराणा प्रताप है इसके बारे में पढ़ेंगे। अकबर और महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम महाराणा प्रताप को अच्छी तरीके से देखते हैं कि महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है। 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ में होता है। पिता का नाम उदय सिंह था और माता का नाम जयवंता बाई था। और इसकी पटरानी का नाम कामख्या देवी था। पटरानी क्या होती है? ये सभी रानियों में सुंदर और गुणवान होती है, उसे पटरानी का दर्जा दिया जाता है। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कब होता है? 18 फरवरी 1572 में गोगुंदा में होता है। याद रखना है, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण है वो 18 फरवरी 1572 को गोगुंदा में होता है। राज्यारोहण उत्सव कुंभलगढ़ में मनाया जाता है। राज्यारोहण तो कहाँ होता है कि राज्यारोहण है वो तो होता है गोगुंदा में, और इसका सेलिब्रेशन कहाँ मनाया जाता है? कुंभलगढ़ में मनाया जाता है। महाराणा प्रताप की उपाधियां, महत्वपूर्ण उपाधियों के बारे में आपको याद रखना। कौन कौन सी उपाधियां महाराणा प्रताप की? मेवाड़ केसरी, वीर शिरोमणि, किक्का और पातल। पातल और पिथल कन्हैयालाल सेठिया की एक कविता भी है। तो पातल महाराणा प्रताप को माना जाता है और पिथल है वो पृथ्वीराज राठौड़ को माना जाता है। और महाराणा प्रताप पृथ्वीराज राठौड़ के ऊपर या पातल या पिथल पर कन्हैयालाल सेठिया ने कविता लिखी है। और आप YouTube पर सर्च करना कि हरे घासरी रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो, बहुत ही अच्छी कविता, आप जरूर देखना। उदय सिंह ने अपने बड़े पुत्र प्रताप के स्थान पर अपना उत्तराधिकारी जगमाल को नियुक्त कर देता है। कि प्रताप क्या होता है? प्रताप का पिता उदय सिंह है, अपने बड़े पुत्र प्रताप के स्थान पर अपना उत्तराधिकारी वो जगमाल को नियुक्त कर देता है। जगमाल भी उसका छोटा पुत्र था उदय सिंह का। उदय सिंह की मृत्यु के बाद सामंतों ने जगमाल को अपना उत्तराधिकार स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और 1572 में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण 1572 में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण होता है। और महाराणा प्रताप क्या करता है? मुगलों का प्रतिरोध करने की प्रतिज्ञा लेता है। मुगलों के साथ में बगावत करने की प्रतिज्ञा लेता है और स्वामी भक्त सरदारों तथा भीलों की सहायता से शक्तिशाली सेना का महाराणा प्रताप गठन करता है। अब देखो, मुगल सम्राट अकबर ने प्रताप से संधि वार्ता करने के लिए 4 अभियान दल भेजे थे। अकबर वो प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए बार बार बातें करता है और बार बार वो संधि वार्ता के लिए किसी न किसी को भेजता है। तो क्रम से आपको ये अच्छी तरीके से याद रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 दल भेजता है, कौन कौन से? पहला जलाल खां कोरची, दूसरा मान सिंह, तीसरा भगवान दास और चौथा टोडरमल। अब इनके बारे में कुछ प्रश्न बन जाते हैं। जैसे मान सिंह और जो टोडरमल था, ये क्या थे? अकबर के नवरत्न थे। और आपका भगवान दास और मान सिंह थे, ये पिता पुत्र थे, आमेर रियासत के थे। और आपका टोडरमल था, ये राजस्व विशेषज्ञ था। अकबर का 10 पद्धति का जनक भी टोडरमल को माना जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 दल भेजे। कौन कौन से? जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। आपको याद कैसे रखने हैं? नाम याद रखने हैं, जैसे जलाल, मान, भगवान और टोडरमल। कैसे? जलाल, मान, भगवान, टोडरमल, ये 4 दल संधि वार्ता के लिए महाराणा प्रताप के पास में भेजते हैं। लेकिन ये चारों के चारों दोस्तों असफल हो जाते हैं। वो राणा था, हल्दी घाटी का शेर था और वो झुकता नहीं है, अधीनता स्वीकार नहीं करता है। और होता क्या है कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर का सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। और मान सिंह आमेर का शासक था और ये जोधा का भतीजा था। तो दोस्तों, आमेर वाले कहते हैं कि यदि हमारा मान न होता तो अकबर महान न होता। सच बात है
कि मान सिंह ने अकबर को बहुत साथ दिया, 77 युद्धों का नेतृत्व किया मान सिंह ने, पर किसी में भी पराजय नहीं मिली। हो सकता है कि अनिर्णित युद्ध जरूर हो गए हैं जिसका कोई निर्णय न निकला हो, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णित युद्ध था, लेकिन कभी भी मान सिंह को पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। इसीलिए कहते हैं क्या कि यदि हमारा मान न होता तो अकबर महान न होता। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम देख रहे थे, जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, और हल्दी घाटी युद्ध के कारण क्या रहे होंगे? महाराणा प्रताप द्वारा अकबर विरोधी नीति अपनाना, कि महाराणा प्रताप वो अकबर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, अकबर की विरोधी नीति, स्वतंत्रता की नीति अपना रहा था, अकबर की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, अब अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अकबर द्वारा देखो प्रताप द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना, देखो मैंने बताया कि 4 दल भेजे थे, लेकिन प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर के कूटनीतिक प्रयासों की विफलता, अकबर ने काफी कूटनीति का प्रयोग किया, लेकिन वो महाराणा प्रताप वो अकबर के झांसे में नहीं आया। ये सभी कारण क्या रहे? हल्दी घाटी के युद्ध के कारण रहे। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का प्रधान सेनापति मान सिंह था, और जबकि प्रताप की सेना के सेनापति महाराणा प्रताप खुद ही थे। मुगल सेना के अग्रिम दल का नेतृत्व जगन्नाथ कछुआ या आसफ खां कर रहे थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना के अग्रिम दल का नेतृत्व हकीम खां सूरी कर रहे थे। थोड़ा सा इनको ध्यान में रखना है। बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल अपनी पुस्तक मुंतख्वाब उत तवारीख में क्या था? महत्वपूर्ण है। देखो 1303 वाले चित्तौड़ के युद्ध में अमीर खुसरो था, वो आंखों देखा हाल प्रस्तुत करता है। सेम वैसे ही हल्दी घाटी के युद्ध में जो बदायूंनी है, ये आंखों देखा हाल है, वो अपनी पुस्तक, इस पुस्तक का नाम याद रखना है, मुंतख्वाब उत तवारीख में प्रस्तुत करता है हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल। हल्दी घाटी के युद्ध की नीति अकबर ने मैगजीन दुर्ग अजमेर में, जबकि सेनापति मान सिंह ने मंडलगढ़ भीलवाड़ा के दुर्ग में युद्ध नीति बनाई थी। देखो हल्दी घाटी के युद्ध की नीति रणनीति तो बनाते हैं, तो अकबर ने तो मैगजीन दुर्ग जो अजमेर का दुर्ग था उसमें हल्दी घाटी के युद्ध की नीति बनाता है, और मान सिंह है वो मंडलगढ़ भीलवाड़ा के दुर्ग में इस युद्ध की नीति को तैयार करता है। झालाबीदा या झालामान ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के प्राण बचाए थे। देखो झालाबीदा या झालामान एक ही व्यक्ति के नाम है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के प्राण बचाता है। होता क्या है कि उसके एक तीर लग जाती है, घोड़ा भी घायल हो जाता है, चेतक, तो वहां से निकाल देता है महाराणा प्रताप को, और वैसे ही छत्रसाल है वो उनके छत्रसाल धारण करके और वो खुद घोड़े पर बैठ जाता है। उसे ये लगता है कि यही महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप को निकाल देता है और उसकी जगह झालामान या झालाबीदा आ जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को राजस्थान की थर्मोपली कहा है। महत्वपूर्ण है, हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा गया? राजस्थान की थर्मोपली कहा गया है। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, क्योंकि यूनान में भी ऐसे ही थर्मोपली का जो युद्ध था वो भी ऐसे हल्दी घाटी की तरह ही होता है कि एक तरफ शक्तिशाली सेना होती है, एक तरफ थोड़ी कम सेना होती है, उसके बाद में भी कम सेना को शक्तिशाली सेना वो हरा नहीं पाती है। तो इसलिए कर्नल जेम्स टोड है इसे राजस्थान की थर्मोपली कहते हैं। बदायूंनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। देखो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूंनी ने कहा। एक एक फैक्ट आपको याद रखना है जिससे आपके अच्छे अंक आ सके। अबुल फजल खमनोर का युद्ध कहा, किसे कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को कहा डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा ने हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णित माना है। युद्ध में क्या होता है कि ना तो वो महाराणा प्रताप को बंदी बना सके, ना कोई विशेष साम्राज्य वो जीत सके, तो इसलिए क्या होता है कि जो आपका दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा का मानना है हल्दी घाटी का युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला, ना इसमें कोई हारा और ना इसमें कोई जीता। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रयुक्त हाथी, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछ लिए जाते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में काम में ली जाने वाली हाथियां कौन कौन सी हैं? राम प्रसाद, गजराज और बिस्मिल। दोस्तों कौन कौन सी हाथी थी? राम प्रसाद, गजराज और बिस्मिल। हल्दी घाटी के युद्ध के समय प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। कौन सी थी? कुंभलगढ़ थी। मुगलों द्वारा महाराणा प्रताप की सेना का पीछा न करने के कारण, देखो जब ये महाराणा प्रताप और चेतक घायल हो जाता, मुगल आपकी प्रताप वाली सेना है, मेवाड़ की सेना पीछे हटने लग जाती है, लेकिन मुगल सेना है इस पर पीछा नहीं करती है, पीछा न करके वार नहीं करती है। कारण क्या रहे कि एक तो जून माह की झुलसाने वाली तेज धूप थी। जून में हल्दी घाटी का युद्ध होता है तो तेज धूप थी जिससे मुगल
सैनिक थे वो हताश हो गए, परेशान हो गए। मुगल सेना में अत्यधिक थकान आ गई, जून माह के कारण अत्यधिक थकान आ गई और मुगलों को प्रताप के अचानक आक्रमण की आशंका थी। प्रताप वहां से निकल चुका था तो वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए नहीं बढ़ रहे थे कि उनको लग रहा था कि पता नहीं प्रताप कब आकर आक्रमण कर दे और हमें हमारी जान से खेलना पड़ जाए, जान गंवानी पड़ जाए। तो इसलिए वो मुगल सेना प्रताप की सेना का पीछा नहीं कर सके। हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम क्या निकले कि अकबर का ये सैन्य अभियान विफल रहा तथा पासा महाराणा प्रताप के पक्ष में ही था। दोस्तों क्या होता है कि जैसा युद्ध का परिणाम निकलना चाहे था वैसा वो परिणाम नहीं निकला। अकबर की सेना बिल्कुल असफल रही। अकबर अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सका। वह न तो महाराणा प्रताप को बंदी बना सका और न ही मेवाड़ की सैन्य शक्ति को वो नष्ट कर सका। युद्ध के परिणामों से असंतुष्ट होकर अकबर ने मान सिंह और आसफ खां के कुछ दिनों के लिए ड्यूटी बंद कर दी। मतलब कि जो भी सुविधाएं मुगल साम्राज्य से उनको मिल रही थी तो उनकी सुविधा को समाप्त कर दिया कि अरे तुम तो महाराणा प्रताप को ना झुका सके, ना हरा सके, ना पकड़ सके, ना साम्राज्य उसका ले सके, क्या क्या तुमने। तो उनकी जो मान सिंह और आसफ खां के अकबर है वो हताश होकर है क्या ड्यूटी मतलब सुविधाएं बंद कर देता है। उसने उनको दरबार में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया। अकबर ने मान सिंह और आसफ खां को कुछ समय के लिए दरबार में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया और अकबर की विशाल साधन संपन्न सेना का गर्व प्रताप की सेना ने ध्वस्त कर दिया। जो अकबर की सेना पर अकबर को विश्वास था कि हमारी सेना कुछ भी कर सकती है, महाराणा प्रताप की सेना ने उनके मनोबल को गिरा दिया, सेना के ध्वस्त कर दिया। महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं। महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं कैसी थी? महाराणा प्रताप बिल्कुल कदकाठी का व्यक्ति था और वो कहते हैं कि 80 किलो का भाला रखता था और 80 किलो के वो छत्रछाल अपने शरीर पे धारण करता था और जब वो चेतक पर सवार होकर चलता था तो क्या वो गजब का, आपके मान सकते हैं कि प्रताप का व्यक्तित्व बहुत ही आलीशान या खतरनाक व्यक्तित्व वाला वो व्यक्ति था। और उसके कुछ सिद्धांत थे कैसे कि महाराणा प्रताप का मानना था कि निहत्थे पर वार नहीं करूंगा, मेवाड़ के राज चिन्ह समरसता का प्रतीक होना कि मेवाड़ का जो राज चिन्ह है उसका मैं समर्थन करूंगा, उसका आदर करूंगा। स्वतंत्रता प्रेमी था, मैं स्वतंत्र रहूंगा। धर्म रक्षक था, मैं अपने धर्म की रक्षा करूंगा। राजपूतों के गौरव को बढ़ाऊंगा, राजस्थान के गौरव को बढ़ाऊंगा। वह राज चिन्ह का सम्मान करने वाला वो व्यक्ति था, नारियों का सम्मान करने वाला था महाराणा प्रताप और प्रेरणा पुरुष था। लोग उसको देखकर प्रेरित होते थे कि मैं झुक जाऊंगा, मतलब कि परेशान हो जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। किसके सामने? अकबर के सामने, मुगलों के सामने। विलक्षण सहयोगी प्रतिभा था, वो लोगों को सहयोग करने पर बल देता था और एक बहुत ही वीर योद्धा शासक था। कौन? महाराणा प्रताप। पृथ्वीराज राठौर ये बीकानेर के शासक कल्याणमल का पुत्र था। इसने महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने से रोका था। होता क्या है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप जंगलों में चल जाता है और वहाँ पर वो घास की रोटी खाता है और एक बार होता क्या है कि वो अपने बीवी बच्चों को परेशान देखकर महाराणा प्रताप को पत्र लिखता है कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करना चाहता हूँ। लेकिन पृथ्वीराज राठौर उस पत्र पर देखकर वापस महाराणा प्रताप से वो वार्तालाप करता है कि अरे तुमने ये क्या कर दिया, तू तो वीर योद्धा है, राजपूत है, इसे तुम नहीं कर सकते। उसको क्या है कि मोटिवेट करता है और महाराणा प्रताप फिर से क्या कहता है कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, मैं मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता। और इस प्रकार से पृथ्वीराज राठौड़ को महाराणा प्रताप का अधीनता स्वीकार करने से पृथ्वीराज राठौड़ ने रोका था। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरास कहा जाता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चावंड में होता है और इसका समाधि स्थल बारडोली में, दोनों अंतर रखना है। मृत्यु कहाँ होती है? 1597 में चावंड में होती है और समाधि स्थल कहाँ? बारडोली में है। और चावंड और बारडोली है वो दोनों उदयपुर में है वर्तमान